नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक, पेश किया 10 कदम 10 कदम रिपोर्ट का। कहा भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थायी शक्ति के रूप में उभरा। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर भाजपा का पलटवार। आखिर कहां गायब है राहुल गांधी? 10 जुलाई को प्रयागराज के बाद जाना था पटना, कहीं विदेश में तो नहीं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त तक पूरा होगा परिसर का निर्माण कार्य। कहा राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं, आस्था के साथ भक्त कर रहे दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत प्रदेश भर में रोपे गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। देश भर में अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक। बताया उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर के निधन पर 13 जुलाई को राजकीय शोक की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादित धर्मस्थलों से जुड़े मामलों में आपसी सुलह की संभावना तलाशने के लिए पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत की प्रक्रिया में किया शामिल। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को समाधान स्पेशल लोक अदालत का आयोजन। और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। 10 भारतीय नागरिक सुरक्षित, 1 के लापता होने की खबर। कूटनीतिक समाधान की दोहराई बात। समुद्र की लहरों से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को भाजपा ने भारत की कूटनीतिक सफलता का एक नया अध्याय बताया है। 10 कदम 10 कदम के जरिए पार्टी ने इन उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कांग्रेस तथा राहुल गांधी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कूटनीति केवल हाथ मिलाने का नाम नहीं होती। कभी ये समुद्र की लहरों पर रणनीति लिखती है, कभी ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय करती है, तो कभी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के लिए नए दरवाजे खोल देती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 3 देश, 3 राजधानियां, लेकिन संदेश एक। भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताते हुए इसकी उपलब्धियों को 10 का दम के रूप में पेश किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि पीएम की इस यात्रा से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली, तो क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। व्यापार और निवेश को नई गति मिली। विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा स्थापित हुई। सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों का विस्तार हुआ। डिजिटल और शिक्षा साझेदारी का एक नया आयाम दिखा, तो खेल सहयोग का नया अध्याय लिखा गया।
लोगों से लोगों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिली और वैश्विक भागीदारी में भारत की निर्णायक भूमिका को पूरी दुनिया ने देखा। जकार्ता में रक्षा और समुद्री साझेदारी, मेलबर्न में ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और असैन्य परमाणु सहयोग, तो ऑकलैंड में रणनीतिक साझेदारी, एफटीए और हिंद प्रशांत पर साझा दृष्टि। 3 यात्राएं, लेकिन उपलब्धियों का दायरा कहीं बड़ा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इन दौरों ने भारत को हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत तक नई रणनीतिक बढ़त दिलाई है और विश्व राजनीति में भारत की स्वीकार्यता को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं ने केवल समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए, बल्कि भारत की उस बदलती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित किया, जहां कभी भारत अवसरों की तलाश करता था और आज दुनिया भारत के साथ साझेदारी की इच्छुक दिखाई देती है। यही वजह है कि पार्टी इसे नए भारत की नई कूटनीतिक पहचान बता रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके निजी विदेश दौरे को लेकर भी निशाने पर लिया। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन राहुल गांधी का 10 जुलाई को प्रयागराज और फिर पटना का कार्यक्रम तय था, वे अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्यों गायब हो गए। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यशैली और गंभीरता से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए, ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया, पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है, लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही है। विदेश नीति की सफलता और घरेलू राजनीति में भी बढ़त। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दोनों मोर्चों पर अपने तीखे तेवर बरकरार रखे। कुल मिलाकर हिंद प्रशांत के समुद्री गलियारों से लेकर विश्व मंच तक भारत अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। तो वहीं देश के भीतर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और उनके नेताओं की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां आस्था इतिहास से मिलती है और इतिहास भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, उस अयोध्या से आज कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक में केवल पत्थरों और परिसर की नहीं, बल्कि राम कथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तय हुई है। निर्माण से लेकर संग्रहालय, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की तैयारियों तक हर पहलू पर हुआ विस्तार से मंथन। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे और अंतिम दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 चरणों में हुई इस बैठक में रामकथा संग्रहालय और मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम विषयों पर अंतिम फैसला लिया गया। बैठक में संग्रहालय की अवधारणा, निर्माण कार्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में एक गैलरी में भगवान राम
और देश की नदियों के साथ भगवान जुड़े। यात्राओं में कहाँ उनकी किससे भेंट हुई, क्या लक्ष्य था, इन सब पर मिलकर एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी से एक गैलरी बनाई जाएगी। 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी। मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर नृपेंद्र मिश्रा ने साफ किया कि जो भी सीईओ नियुक्त होंगे वो पूरी तरह ट्रस्ट के अंतर्गत ही काम करेंगे। मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की चर्चाओं को नकारते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के मन में भगवान राम के प्रति आस्था, अर्चना या आरती को लेकर एक भी शिकायत नहीं है। पिछले महीनों से मैं ये पूछता हूँ, जवाब होता है अरे भगवान के मंदिर में आने में कैसा लगेगा। उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था, भगवान राम के प्रति आस्था, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी आंकड़े जारी कर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने की अफवाहों का खंडन किया है। ट्रस्ट ने पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों के आधार पर 21 जून से 3 जुलाई तक वर्ष 2025 और 2026 के श्रद्धालुओं की संख्या जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2025 में यह संख्या 81,303 थी। 24 जून को 84,124, 25 जून को 85,510, 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 28 जून को सबसे अधिक 1,02,672 श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 1 जुलाई को 89,653, 2 जुलाई को 83,863 और 3 जुलाई को 87,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राम मंदिर दान चोरी के आरोपों पर भी ट्रस्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सनातन धर्म की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, सनातन धर्म पर आक्षेप, आरोप, बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग करके रख देंगे। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया। सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि मंदिर परिसर के विकास, राम कथा संग्रहालय के निर्माण और ट्रस्ट के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। अब 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाने की संभावना है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। धरती का श्रृंगार, भविष्य का आधार। जब एक पौधा मिट्टी में रोपा जाता है तो उसके साथ उम्मीद, जीवन और आने वाली पीढ़ियों का विश्वास भी अंकुरित होता है। एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के साथ आज देश भर में हरियाली का महाअभियान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर नया कीर्तिमान बना, तो गुजरात से दिल्ली तक पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी का उत्सव बन गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। धरती को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ देश भर में वृक्षारोपण अभियान तेज हो गया है।
गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एएमसी के मिशन 5 मिलियन ट्री अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के मंत्र के साथ देश पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करना है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भी पिछले 7 वर्षों में देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वहीं अहमदाबाद में जन भागीदारी से चल रहे इस अभियान से शहर के तापमान को कम करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। उधर नई दिल्ली के पास पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम और वृक्ष मित्र संवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का रोड मैप रखा। देश भर से जुड़े करीब 17,000 वृक्ष मित्रों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर परिवार जन्मदिन, शादी की सालगिरह और शुभ अवसरों पर पेड़ लगाने की परंपरा शुरू करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण संकट सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने जल, मिट्टी संरक्षण, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। पेड़ जीवन दे रहे हैं, ये पेड़ लगाना नहीं है, ये जिंदगी रोपना है, ये जीवन लगाना है। और इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई जितनी ऑक्सीजन तुम्हें जीने के लिए चाहिए, अपनी सांसों के लिए तो ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो पेड़ लगा के। वहीं उत्तर प्रदेश में भी महावृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, एक्सप्रेसवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी परिसरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य जगहों पर चल रहे ये अभियान एक ही संदेश दे रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर जलवायु और सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर और फादर अमीर हिज हाइनेस शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर 13 जुलाई को पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी
याद करते हैं, मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादित धर्मस्थलों से जुड़े मामलों में आपसी सुलह की संभावना तलाशने के लिए पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को समाधान स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होना है। इससे पहले प्री लोक अदालत सुलह वार्ता के लिए कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं और इसी क्रम में 5 जुलाई को मथुरा में लोक अदालत लगी। इसमें हिंदू पक्ष के कुछ वादी शामिल हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सियासी संवाद की बिसात बिछा दी है। 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार सहयोग का संदेश देगी तो विपक्ष अपने तेवर दिखाएगा। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि मानसून सत्र की शुरुआत सहमति से होगी या फिर टकराव से। 20 जुलाई से शुरू होने वाली संसद के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी दलों से संवाद कर सदन के सुचारू संचालन के लिए सहमति बनाई जा सके। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे और प्रस्तावित विधेयकों पर राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने की कोशिश करेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि संसद में अधिक से अधिक कामकाज हो और महत्वपूर्ण विधायी कार्य बिना व्यवधान पूरे किए जा सकें। दूसरी ओर विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मानसून सत्र के राजनीतिक तापमान का पहला संकेत मानी जा रही है। इस बैठक से यह भी तय होगा कि सदन में संवाद का रास्ता मजबूत होगा या टकराव का। अब निगाहें 19 जुलाई को होने जा रही सर्वदलीय बैठक पर होंगी, जहां सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद संसद के इस मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 13 जुलाई को स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बयान के अनुसार भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कारोबार सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थेल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलन केवेरिन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जीन क्रिस्टोफ बोगार्ट के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठकें करेंगे। पीयूष गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड में भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाइनल किया था, उसके तहत इन देशों में हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए बिजनेस डेलीगेशंस के साथ मैं आज रात को जा रहा हूं। 4 देशों की यात्रा है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ 14-15 तारीख को ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें निर्यात करने में या व्यापार करने में जो समस्याएं आती है उसको हम सुलझाते हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से यूरोप से नई टेक्नोलॉजीज भारत में आए और भारत की विकास यात्रा में सहयोग दें, उसका भी चर्चा ब्रसेल्स में होने जा रही है।
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भी हिस्सा लेगी। यूके के साथ जैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे 15 तारीख से सभी सामान जो निर्यात होगा भारत से यूके बिना ड्यूटी के यूके जा सकता है। इससे हमारे मछुआरों को, हमारे किसानों को, एमएसएमई सेक्टर को, उद्यमियों को, व्यापार निर्यातकों को, सबको बड़ा लाभ होगा। ढेर सारे रोजगार के अवसर तैयार होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी उपस्थित रहे। यह आयोजन मन्नाथु पद्मनाभन के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। आपको बता दें कि मन्नाथु पद्मनाभन ने समाज में समानता, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक नेतृत्व को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हो गई। बैठक में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित कुल 226 प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी एवं पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास जताया कि जांच शीघ्र ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। आरएसएस की बैठक में ड्रग्स के बढ़ते दुष्प्रभावों पर भी गहरी चिंता जताई गई। कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्ति अभियान को प्राथमिकता देने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। ड्रग्स का जो बढ़ता दुष्प्रभाव है, इसके बारे में यहाँ चिंता की गई है और यथाशीघ्र नशा मुक्ति के लिए प्राथमिकता से अनेक प्रकार के प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। न्यायिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा को आज एक बड़ी सौगात मिली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में अत्याधुनिक नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह,
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र सहित अनेक न्यायाधीश और गणमान्य उपस्थित रहे। टावर ऑफ जस्टिस को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिला अदालत परिसरों में से एक माना जा रहा है। टावर ऑफ जस्टिस में न्यायालय के साथ ही अत्याधुनिक न्यायिक सेवा केंद्र, सम्मेलन कक्ष, वादकारियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, महिला एवं पुरुष लॉकअप, सर्वर एवं सीसीटीवी कक्ष, क्रैच और आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त परिसर में अलग से एस्केलेटर ब्लॉक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी नेटवर्क, लैंड सिस्टम और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है, जिससे न्यायिक कार्यवाही अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बन सकेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि टावर ऑफ जस्टिस में अत्याधुनिक तकनीक का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे लंबित मामलों को सुलझाने में विलंब नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि न्यायालय कक्षों, कॉन्फ्रेंस रूम्स, मेडिएशन सेंटर और अन्य सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जिससे न्यायिक कार्रवाई अधिक सुगम, पारदर्शी और दक्ष बन सकेगी। टावर ऑफ जस्टिस आज हमारा बना है, इसमें कंप्यूटराइजेशन की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई है। इन फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा परिणाम ये होगा, जो माननीय मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में आपके सामने रखी बात के मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है वो बहुत देर तक लंबित ना रहे। तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा अहम हमारा एक साधन है, और वो टेक्नोलॉजी का हम यूज तभी कर पाएंगे, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी कर पाते हैं जब उसके लिए बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस बिल्डिंग में उन सारी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है, और हर कोर्ट रूम को, चाहे वो उसकी बाकी कॉन्फ्रेंस रूम है या कोई भी मीडिएशन रूम है, जितने भी इसमें बाकी जो फैसिलिटीज आएंगी उन सब में टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होगा, ऐसी सुविधाएं इसमें प्राप्त की गई हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुग्राम के टावर ऑफ जस्टिस को न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि देश इस समय व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत केवल प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। टावर ऑफ जस्टिस उसी रिफॉर्म जर्नी का एक जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है, जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जनहित के उद्देश्य से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, तब आधुनिक, सुलभ और सिटीजन सेंट्रिक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव होता है। आज भारत एक ऐतिहासिक और व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों का व्यापक आधुनिकीकरण करते हुए विकसित भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के लोकायुक्त ने चामराजपेट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री BZ जमीर अहमद खान के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है। यह मामला चर्चित IMA घोटाले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित है। लोकायुक्त ने इस मामले में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जो 1000 पन्नों से भी अधिक की है। इस रिपोर्ट को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया गया है। चूंकि यह मामला जमीर अहमद खान के 2005 से 2014 के बीच मंत्री रहने के कार्यकाल से जुड़ा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार राज्यपाल के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीर अहमद खान के पास उनकी घोषित आय से 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। लोकायुक्त पुलिस ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि उन्हें लोकायुक्त कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। अगर राज्यपाल मंजूरी दे देते हैं तो लोकायुक्त सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए
दूरदर्शन समाचार। कुछ कर गुजरने का हौसला, जेनजी की ताकत, स्टार्टअप की नई उड़ान, युवा जोश और नई सोच के साथ बदलते भारत की नई तस्वीर देखिए हमारे साथ नेक्स्ट जेन भारत हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। सैर सपाटे के लिए वियतनाम पहुंचे भारतीय पर्यटकों का खूबसूरत सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। फू क्वोक द्वीप के समुद्र में एक स्पीड बोट हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 भारतीय पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय दूतावास ने तुरंत राहत और बचाव अभियान की कमान संभाली और प्रभावित पर्यटकों और उनके परिजनों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश तेज की। देखिए ये रिपोर्ट। वियतनाम के मशहूर पर्यटन स्थल फू क्वोक द्वीप पर शनिवार को 32 पर्यटकों और चालक दल के 4 सदस्यों को लेकर जा रही स्पीड बोट अचानक समुद्र में पलट गई। देखते ही देखते छुट्टियां मनाने निकले कई भारतीयों का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया।
हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। हनोई स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक 17 भारतीयों को बचा लिया गया है। इनमें 16 स्वदेश लौट रहे हैं, जबकि एक पर्यटक की हालत गंभीर है और उसका इलाज फुकुओका के अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के पार्थिव शरीर को हो ची मिन्ह सिटी ले जाए गए हैं, जहां से उन्हें भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे अधिक 10 पर्यटक तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। हादसे के तुरंत बाद भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय में जुट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक द्वीप भ्रमण के बाद लौट रहे थे, तभी अनथोई द्वीप समूह के पास समुद्र में यह हादसा हुआ। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फुकुओका द्वीप में यह समुद्री हादसा कई भारतीय परिवारों की जिंदगी में ऐसा दर्द छोड़ गया है जिसकी भरपाई कभी न हो सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों का उपचार, मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द भारत लाना और पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाना है। अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी अब घंटों नहीं बल्कि कुछ ही समय में सिमट जाएगी, तो यह अब कल्पना नहीं हकीकत बनने जा रही है। 15 अगस्त 2027 ये तारीख सिर्फ देश के स्वतंत्रता दिवस की नहीं बल्कि भारतीय रेल के इतिहास में हाई स्पीड रेल युग की शुरुआत के तौर पर भी दर्ज होने जा रही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन के साथ भारत रफ्तार, आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय रेल नेटवर्क के एक नए दौर में प्रवेश करेगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलिमोरा खंड पर शुरू होगा। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने के बजाय अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अगले साल हम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। यह चरण सूरत और बिलिमोरा के बीच होगा। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम नहीं करेगी बल्कि भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी खड़ा करेगी। मुंबई अहमदाबाद परियोजना के साथ साथ सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद को केंद्र बनाकर 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन कॉरिडोरों से यात्रा का समय घटेगा, औद्योगिक संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेन के संचालन का ऐलान नहीं है बल्कि देश की रेल यातायात को सुपर फास्ट बनाने की तैयारी है। मुंबई अहमदाबाद रूट के बाद हैदराबाद को केंद्र बनाकर जिन 3 नए कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया है उससे न सिर्फ बड़े शहरों के बीच की दूरी घटेगी बल्कि देश के व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया। इस घोषणा पत्र में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन, सर्कुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी हब, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सहयोग और ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए इसे ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत ने इन पहलों को अगली ब्रिक्स अध्यक्षता तक सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने 172वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर भविष्य की आधुनिक, हरित और तकनीक संचालित अवसंरचना निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की गईं। इस समारोह में नेशनल काउंसिल ऑफ पब्लिक वर्क्स की आधारशिला रखी गई। इंजीनियर्स के लिए नए हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता, नवाचार तथा क्षमता निर्माण को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ CPWD की भूमिका और जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में बनने वाली हर परियोजना मजबूत, टिकाऊ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध परियोजनाओं के माध्यम से CPWD देश के सार्वजनिक अवसंरचना विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। जो चीज बने उसकी स्ट्रेंथ सर्टिफाइड हो, ड्यूरेबिलिटी हो, इसका जरूर हमको विचार करना होगा। हमको एक नए जोश के साथ, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। काम बहुत है, देश का निर्माण अब इस गति से बढ़ रहा है, शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा आर्थिक जगत में हम आगे बढ़ेंगे, हमारा स्कोप बढ़ेगा। पंजाब कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह अब हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन गुटबाजी की दरारें भरने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात संभालने के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या बघेल का मिशन फेल हो गया है? देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में मची रार खत्म कराने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा था। बघेल के इस दौरे के पीछे मुख्य मकसद विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के धड़े में सीज फायर कराना, दोनों नेताओं को एक मंच पर लाना था। भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचते ही बैठक पर बैठक शुरू हुई। करीब 92 नेताओं के साथ भूपेश बघेल की बैठकें भी पंजाब कांग्रेस का घमासान थामने में सफल नहीं हो सकी। चन्नी की अगुवाई वाला गुट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। थक हार कर भूपेश बघेल ने भी साफ कह दिया कि राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बघेल के साथ बैठक में राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग की। बैठक के बाद बघेल ने कहा कि कुछ नेताओं को शंका है, सुझाव है जिन्हें हम हाईकमान के सामने रखेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि कोई भी नेता हाईकमान के फैसले के खिलाफ नहीं है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दो टूक कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए पार्टियों को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। बताते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 5 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे भूपेश बघेल छठे दिन छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए। बघेल के लौटने के साथ एक सवाल अनसुलझा रह गया। वह सवाल ये कि पंजाब की राजनीति में अब आगे क्या होगा। यह सवाल इसलिए भी कि बघेल के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद भी चन्नी गुट अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। खाड़ी का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर से तनाव के केंद्र में है। ओमान तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले ने न सिर्फ वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इस जहाज पर सवार भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शांति और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सटे ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा कि ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से अब तक 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है। ओमान में स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। इस सहयोग के लिए हम ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक हैं।
हम एक बार फिर सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने तथा कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को शीघ्र सफलतापूर्वक संपन्न करने का आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना तत्काल बंद होना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही तथा व्यापार को यथाशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। इस हमले के बाद हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक माना जाता है। ओमान तट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक कमर्शियल जहाज पर हमला नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। भारत जहां अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति हालात को संभाल पाएगी या पश्चिम एशिया एक बार फिर व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांकेर नारायणपुर जिला सीमा के निकट अलपरास और गुमचूर गांवों के बीच की घने जंगल और पहाड़ी इलाके में एंटी नक्सल अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों के एक छिपे हुए डंप से हथियार और महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। अभियान में सुरक्षा बलों ने 2.303 राइफल्स, भरपूर गोला बारूद, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरीज, रेडियो सेट, 2 नक्सली वर्दी और नक्सली साहित्य जब्त की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि अभियान अभी भी जारी है और इस क्षेत्र में आगे भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र में तोडमा गांव के जंगलों में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, नकदी और सोना बरामद किया। पुलिस के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य का 116 ग्राम का सोने का बिस्किट, 2 लाख रुपए नकद, एक इंसस राइफल और विभिन्न हथियारों की मैगजीन सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक के भाजपा युवा मोर्चा नेता प्रवीण निट्टारू हत्याकांड में फरार चल रहे 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल नासिर और नौशाद को क्रमशः केरलम के कोच्चि और तमिलनाडु के होसूर से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुख्य हमलावरों को पनाह देने का आरोप है। इस मामले में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 4-4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एजेंसी ने कहा है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अगर आपके पास भी सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप का कोई गूगल फॉर्म आया है तो सावधान हो जाइए। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसी वायरल पोस्ट को फर्जी बताया है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप का अवसर जो है वो दिया जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है। पीआईबी के मुताबिक एमएसएमई या एमसीए ने इस तरह की किसी भी इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए ना तो कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की है और न ही कोई आवेदन फॉर्म जारी किया है। पीआईबी ने अपनी पोस्ट में अपील की है कि ऐसे संदिग्ध लिंक या वेब पेज पर क्लिक ना करें और किसी भी अनाधिकृत मंच पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। किसी भी सरकारी योजना या सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स और सत्यापित स्रोतों से ही लें। लिहाजा ये जो खबर है पूरी तरीके से भ्रामक है और फेक है, इस पर ध्यान ना दें। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।